हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, कल शाम 7:30 बजे की जैसे ही घड़ी में सुई पहुंची, सबकी निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके टिक गई। आखिर क्या होने वाला था शाम 7:30 बजे और क्यों पूरी दुनिया की निगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके टिक गई? कारण था यूएसए द्वारा दिया गया अल्टीमेटम। जी हाँ, जैसे ही वार्ता विफल हुई, आपको पता होना चाहिए, यूएसए ने अल्टीमेटम दे दिया था कि हम लोग शाम 7:30 बजे क्या कर देंगे, पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर देंगे। अर्थात पहले वहां से केवल एक टोल टैक्स वसूला जा रहा था ईरान के द्वारा, अब उससे थोड़ा सा आगे यूएसए ने अपना टोल टैक्स लगा लिया है। यूएसए ने कहा कि वो जहाज जो ईरान को टैक्स देके आ रहे हैं, उन्हें अब यूएसए को भी टैक्स देना होगा। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है? जिससे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई किया जा सके, किस पे? ईरान पे। आखिर मैक्सिमम प्रेशर कैसे बनेगा यहां से? जब यहां से शिप जो गुजरेंगे, आपको पता है 20% जो ऑयल रूट है वो यहां से पास होता है, शिपिंग लेन है यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, या मैं कहूँ पूरी साउथ एशियन जो इकोनॉमीज हैं, उनकी जो ऑयल सप्लाई है, या मैं कहूँ एलपीजी की जो सप्लाई है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आके गुजरती है। पहले ईरान को टोल दिया जाता था, अब यूएसए भी टोल की जब डिमांड करेगा तो आप सोचिए तेल का खर्चा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक स्ट्रीमा ने तो जो तेल अभी करीब 100-105 डॉलर प्रति बैरल है, उसकी कीमत बढ़ के पहुंच सकती है $200 प्रति बैरल, और उससे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड मार्केट किस तरफ जा सकता है? रिसेशन की तरफ जा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, किस ब्लॉकेड, किस घेराबंदी की बात यूएसए कर रहा है, और साथ ही साथ अगर यूएसए ने कर दिया तो ईरान ने क्या कहा है। जी हाँ, इसके बदले में ईरान ने कहा है कि हम लोग और हमारे साथ ही लोग, मतलब हाउती रिबेल जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो करेंगे बाबेल मंदेब स्ट्रेट पे, अब वो जो लेन है, वो जो शिपिंग लेन है, अब उसको भी सिक्योर नहीं छोड़ेंगे। अर्थात सुएज कैनाल और लाल सागर वाला जो मार्ग है, रेड सी वाला जो मार्ग है, अब खतरा उस पर भी मंडरा रहा है। उस लाल सागर, बाबल मंदिब स्ट्रेट और सुएज कैनाल से होगा क्या कि वो तेल जो मिडिल ईस्ट से कहां पे जाता है, जो जाता है यूरोप में, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वो भी अब महंगा हो जाएगा। सोचिए, एक तरफ साउथ एशियन इकोनॉमीज पूरी तरीके से ऑयल की डिमांड कर रही होंगी, ऑयल उनको नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ यूरोप के पास पहले जो गैस था वो कहां से आता था? रशिया से आता था। रशिया और यूक्रेन वॉर से वो गैस की सप्लाई धीमे धीमे कम हो गई है। अब ऑयल की जो लेन है, अगर वो भी सप्लाई कम हो गई तो यूरोप में भी ये जो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के बाद का जो रिसेशन है, इसकी जो आहट है वो सुनाई दे रही है। लेकिन इसी के बीच आप पाओगे कि यूएसए अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा रोबस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। वो कैसे? जब ईरान से, मिडिल ईस्ट से तेल कहां नहीं पहुंचेगा, ना यूरोप में पहुंचेगा, ना एशियन और साउथ एशियन इकोनॉमीज में पहुंचेगा, तो यहां पे तेल और गैस की सप्लाई कौन करेगा? महंगे दामों में यहां तेल और गैस की सप्लाई कौन कर पाएगा? यूरोप कर पाएगा, तो सॉरी यूएसए कर पाएगा। तो यूएसए का एक बहुत बड़ा जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जो इकोनॉमी को रोबस्ट करने का प्लान है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफल होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक महासंकट जो 2026 में दिखाई दे रहा है। अमेरिका बनाम ईरान, जिसमें सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद पाकिस्तान जैसे देश में शांति वार्ता हुई। 21 घंटे की शांति वार्ता विफल होने के बाद फिर से दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आमने सामने आ गए हैं। ऊर्जा युद्ध, समुद्री नाकेबंदी और वैश्विक आर्थिक शतरंज की बिसात के बारे में आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ आज का ये सेशन। एग्जीक्यूटिव समरी की बात करें, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भू राजनीतिक तनाव, शाम 7:30 बजे की समय सीमा के बाद अमेरिका द्वारा ईरान की पूर्ण समुद्री नाकेबंदी शुरू हो गई है। हॉर्मुज और बाबल मंडेब जैसे प्रमुख चौक पॉइंट्स पर वैश्विक संघर्ष की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक बात जो हिस्ट्री में भी हम लोग माना करते थे, और चूंकि मैं जीएस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेता हूं, तो मैं बहुत आसानी से यहाँ पे आपको रिलेट करके बता सकता हूं कि हिस्ट्री में भी हमने ये देखा है कि ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
याद रखिएगा, इतिहास ने हमको क्या सिखाया है कि भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बिल्कुल यही ज्योग्राफी आज भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? चाहे हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, चाहे हम बात करें बाब एल मंदेब स्ट्रेट की, अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आपस में रिलेशन आप इनका देख सकते हो और इसी से डिराइव होता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो आप देख पा रहे हो कि ज्योग्राफी कैसे निर्णायक भूमिका निभा रहा है इस युद्ध में। इससे पहले जितने युद्ध हुए उसमें भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भूगोल या ज्योग्राफी में निभाई है और आने वाले समय में भी आप पाओगे कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम किसी नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे अंटार्कटिका की, चाहे बात करेंगे आर्कटिक की, तब भी मैं आपको बताऊंगा वहां पे भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और जो आज स्थिति आप ना देख रहे हो, बाकी सब महाद्वीपों में देख रहे हो जहां पे रिसोर्सेज की लड़ाई हो रही है, वही रिसोर्सेज की लड़ाई आपको नॉर्थ और साउथ पोल में भी कुछ समय बाद देखने को मिलेगी। ऊर्जा अर्थशास्त्र की अगर अपन बात करें, तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल तक तो पहुंचा दिया है अमेरिका। शेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की रणनीति अमेरिका के साथ साथ नजर आ रही है और भारत और यूरोप के लिए गंभीर ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत की। मैं हमेशा कहता हूं हर जगह हर वॉर में हम क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वर हो सकते हैं, लेकिन जब चीजें हम पे आ जाएंगी तो अब यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा इंपैक्ट आपको भारत में नजर आएगा। नाकेबंदी का कार्यान्वयन क्या हुआ, 7:30 बजे क्या होने वाला था और जब कैसे दुनिया को कहा गया कि इस समय दुनिया थम गई है, सब लोगों की नजर केवल किस पे थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे थी। अमेरिकी सेना की तैनाती, यूएस का जो सेंट्रल कमांड है, यूएस सेंटकॉम की कार्यवाही ये हुई कि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले हर जहाज को जब्त कर लिया जाएगा। वो जहाज जो ईरान से ऑयल लेके आएगा, आपको पता होगा ईरान के आसपास बहुत सारे आइलैंड है, तो पहले इस युद्ध से पहले ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन थे, लेकिन इस युद्ध के दौरान हुआ ये कि ईरान ने अपना तेल बेचना शुरू कर दिया था। अब ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा, साथ ही साथ वो शिप्स जो कहां से आ रहे होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, उन पे भी अब यूएस सेंटकॉम क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। किसी भी देश के झंडे वाले जहाज पर कार्रवाई का आदेश डायरेक्टली यूएसए ने दे दिया। आप देख रहे हो कि किस तरीके से यूएसए खुद के युद्ध से पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है। समुद्री यातायात पर पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। वो रूट जो पूरी दुनिया के लिए खुले होने चाहिए, उस पर नियंत्रण पहले ईरान ने करने की कोशिश की और अब यूएसए उसको क्या कर रहा है, नाकेबंदी उस पर कर रहा है। ईरानी तेल राजस्व को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य, जो ईरान तेल बेच के या तेल के जहाजों से जो टोल वसूल करके जो राजस्व कमाता था, उसको कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, अमेरिका यहां पे कर रहा है। अध्याय 2 की अगर अपन बात करें, रणनीतिक भूगोल, हॉर्मुज और बाब एल मंदेब दुनिया की लाइफलाइन क्यों कही जाती हैं। हॉर्मुज की अगर अपन बात करें तो करीब करीब $100 ट्रिलियन का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझिए। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है। क्यों? क्योंकि यहां से करीब 21, मैं आपको बताऊंगा, करीब 20% जो वर्ल्ड ऑयल का जो ट्रेड रूट है वो यहां से पास होता है। ईरान ने धमकी दी है कि यदि नाकेबंदी जारी रही तो वह इस मार्ग को स्थायी रूप से क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब आप देखिए कैसे ईरान और यूएसए खुद के लिए पूरी दुनिया को सफर करवा रहे हैं। हमारा इस युद्ध में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कोई योगदान नहीं है, लेकिन आप देखिएगा इसका इंपैक्ट भारत पे भी आपको देखने को मिलेगा। मेरी और आपकी किचन में भी इसका इंपैक्ट, इस युद्ध का इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए भारत हमेशा एक बात कहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और शांति वार्ता होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। ये मार्ग न केवल तेल बल्कि वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात लिक्विड नेचुरल गैस व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कतर के लिए। तो अब आप देखिएगा मिडिल ईस्ट जिसकी इमेज पूरी दुनिया में बनी हुई थी कि टैक्स हेवन कंट्री है, बहुत अच्छी यहाँ पे लाइफ है, ये सारी चीजें भी अब धीमे धीमे हो सकता है बदल जाए अगर ईरान ने और अमेरिका ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या कर दी, नाकेबंदी कर दी। और ये नाकेबंदी काफी लंबे समय तक चल गई। हॉर्मुज के अगर आंकड़ों की अगर अपन बात करें तो 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन का जो तेल है वो यहां से पास होता है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का 20% और कुल तेल खपत का 21% इसी 21 मील चौड़े मार्ग से होकर गुजरता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि करीब करीब 1/5 जो ऑयल है वर्ल्ड का वो यहां से पास होता हुआ आपको नजर आ रहा है।
ऊर्जा निर्भरता की अगर मैट्रिक्स देखें, एलएनजी प्रवाह, एलएनजी कहां से आती है? प्रमुख रूप से कतर से आती है। दुनिया के एलएनजी व्यापार का 25% हॉर्मुज से होकर गुजरता है। जापान और भारत इसके प्रमुख खरीदार है। साथ ही साथ चाइना भी यहां से क्या खरीदता है? गैस लेता है। तो याद रखिएगा 1/4 जो गैस है पूरी वर्ल्ड की कहां से पास होती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया अपनी 70% से अधिक जरूरतों के लिए किस पे निर्भर करते हैं? इसी मार्ग पर निर्भर करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निर्भर करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एशिया इसमें भी अगर मैं बात करूं, एक तो साउथ एशिया बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। किससे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। वैश्विक बिजली की अगर अपन बात करें, यूरोप और एशिया में बिजली उत्पादन के लिए गैस की आपूर्ति इसी बॉटलनेक पे टिकी हुई है। तो आप देख रहे हो कि इससे एशिया के साथ साथ यूरोप पे भी इंपैक्ट होगा। और यूरोप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज्यादा बाब-एल मंदेब स्ट्रेट की अगर नाकेबंदी हो जाती है तो बहुत ज्यादा संकट यूरोप पे आ सकता है। इसे यूरोप का क्या कहा जा रहा है? आंसुओं का द्वार कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? लाल सागर के दक्षिण में स्थित ये मार्ग यूरोप को जाने वाले मध्य पूर्वी तेल और गैस के लिए क्या है? प्राथमिक गलियारा है। बहुत शॉर्टकट रूट है, इसलिए सुएज कैनाल बनाया गया था ताकि मेडिटेरियन सी के माध्यम से डायरेक्टली कहां पहुंचा जा सके? यूरोप में पहुंचा जा सके। ईरान के सहयोगी हूती बलों द्वारा यह नाकेबंदी लगाने से सुएज नहर का मार्ग पूरी तरीके से क्या हो सकता है? ठप हो सकता है। और इससे संकट किस पे साफ साफ नजर आएगा? यूरोप पे संकट नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए, मिडिल ईस्ट का ऑयल ना तो कहां पहुंच रहा है, ना ये पहुंच पा रहा है एशिया में, ना पहुंच पा रहा है एशिया में, और ना पहुंच पा रहा है यूरोप में। और एशिया और यूरोप दोनों ही काफी बड़े कंज्यूमर हैं किसके? नेचुरल गैस के, साथ ही साथ जो नेचुरल क्रूड ऑयल है उसके। अब इनको सप्लाई कहां से मिलेगी? तो इनको सप्लाई देने के लिए कौन खड़ा है? यूएसए खड़ा है। यूएसए कहेगा कि साहब अब मैंने वेनेजुला को एक्वायर कर लिया है, वेनेजुला मेरी कॉलोनी बन चुका है, तो वेनेजुला और यूएसए का ऑयल कहां पे मिलेगा आपको? एशिया और यूरोप में मिलेगा, बहुत ही महंगे दामों में। तो इन पूरे युद्ध के बीच में जो बार बार हम बात कर रहे थे कि यूएसए को कितना नुकसान हो रहा है, यूएसए अपने ना केवल इस युद्ध की भरपाई, इस नुकसान की भरपाई, बल्कि आने वाले कितने युद्धों की भरपाई इस तेल को, इस गैस को बेच के कर सकता है। बाब-एल मंदेब की अगर अपन बात करें तो यहां से करीब 6.2 मिलियन बैरल तेल और एलपीजी प्रतिदिन यहां से होके गुजरते हैं। यूरोप की 15% समुद्री तेल आपूर्ति और महत्वपूर्ण वैश्विक माल ढुलाई इस 18 मील चौड़े रास्ते पर निर्भर है। किस पे? बाब-एल मंदेब पे, जिसपे आने वाले समय में हो सकता है हाउती रिबेलियन जो है वो क्या कर दें? नाकेबंदी कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका की शतरंज की चाल की। ऊर्जा, प्रभुत्व और आर्थिक लाभ का खेल। इस पूरे शतरंज में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता हुआ नजर आ रहा है? यूएसए को होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और रूस को ऊर्जा बाजार से बाहर करके अमेरिका खुद को एकमात्र विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। वो विश्व को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ऐसे जो मार्केट है यहाँ पे ये वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप तेल कहां से खरीदते हो? यूएसए से खरीद सकते हो। तो यूएसए आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबल पार्टनर के रूप में उभर के आएगा। जब वैश्विक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी तो अमेरिका की शेल तेल कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। और याद रखिएगा, मैंने कल भी सेशन में आपको बताया था कि अमेरिका के इस समय अगर आप देखोगे जितने भी बिजनेस टाइकून हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे बहुत अच्छे कनेक्शन है उनके, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे ज्यादा कनेक्शन है। तो वो शेल कंपनियों के मालिक भी हैं जिनमें बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी फैमिली के इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ तो बहुत अच्छे कनेक्शन वो क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। तो सीधे तौर पर हमको देखा जा सकता है कि किस तरीके से ट्रंप चाह रहे हैं कि उन सबको क्या हो? मुनाफा हो। रूस और मध्य पूर्व से कटने के बाद यूरोप पूरी तरीके से अमेरिकी एलएनजी और कच्चे तेल पर निर्भर हो जाएगा। अब यूरोप को जिस पहले अमेरिका और यूरोप पार्टनर माने जाते थे, अब आप समझिए कि यूरोप की हालत डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दी है? नेटो को वो पेपर टाइगर कह रहे हैं और यूरोप को ही, अपने इतने अच्छे अलाइज को ही अमेरिका क्या करेगा? महंगे दामों में तेल बेचेगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम को बनाए रखने के लिए तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी नियंत्रण आवश्यक है। लगातार ये बात की जा रही थी, डी डॉलराइजेशन नजर होता हुआ कहीं आ रहा था, ब्रिक्स करेंसी उभरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस एक युद्ध से अमेरिका ने उन सभी चालों को क्या कर दिया है? पलटने की कोशिश की है।
तेल की कीमतें अगर अपन बात करें इस नाकेबंदी से पहले करीब कितनी थी, जो ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ इससे पहले करीब $75 प्रति बैरल चल रहा था। वर्तमान अभी अगर अपन बात करें तो $100 प्रति बैरल अभी करीब चल रहा है 110 115 के आसपास, जो बहुत जल्दी आप देखोगे 140 150 तक वो पहुंच जाएगा। और अमेरिकी उत्पादन लागत कितनी है? केवल $45 प्रति बैरल। अब आप सोचिए जब अमेरिकी की शेल कंपनियां $45 प्रति बैरल का तेल मार्केट में $140 प्रति बैरल बेचेंगे तो सीधे सीधे करीब करीब $100 प्रति बैरल का वो फायदा उठाएंगी, मुनाफा उठाएंगी। अब आप समझिए कि कितना बड़ा खेल अमेरिका खेल रहा है पूरी विश्व के साथ। अमेरिकी शैल क्रांति, अमेरिका में सब चीजें हुई कैसे? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अमेरिका पहले खरीदार था लेकिन अब अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पीछे क्या है? शैल क्रांति इसके पीछे प्रमुख कारण है। मध्य पूर्व में संकट उसे प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने का अवसर देता है। जो ओपेक और ओपेक प्लस के जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उससे अमेरिका डायरेक्टली क्या कर पाएगा? कॉम्पीट कर पाएगा। जब अरब देश ईरान की आपूर्ति रुकती है तो अमेरिकी शैल ऑयल वैश्विक कमी को पूरा करता है और बहुत ही ऊंची कीमत पे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? अमेरिका यूएसए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बीच में भारत के पास क्या क्या संकट है, भारत के पास क्या क्या अवसर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर भारत की ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो भारत में आप देखोगे हम 85% क्या करते हैं? हमारी ऊर्जा को आयात करते हैं कच्चे तेल के रूप में और 15% हमारा घरेलू उत्पादन है। इसका मतलब भारत अपनी एनर्जी का 85% बाहर से खरीदता है। और इसमें समझिए कि अगर केवल $10 प्रति बैरल अगर वृद्धि होती है तेल की कीमतों में तो हमारा कितना बोझ बढ़ता है? 15,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ता है। अगर $10 बढ़ता है तो कितना बोझ बढ़ता है? 15,000 करोड़ रुपए का। और ये अब कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सीधे सीधे तौर पे? करीब $100। तो अब आप सोचिए कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, 2 जीरो और। अब इसकी गिनती लगाइए, इतने करोड़ रुपीस का इंडिया पे बोझ एक्स्ट्रा हो जाएगा। जिससे क्या होगा हमारा? आप बताइए, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर अपन बात करें तो इस युद्ध में भारत के साथ ये हुआ था, जब नाकेबंदी चल रही है उस बीच में भी 7 साल बाद जो ईरान का तेल है वो कहां पहुंच गया था? भारत में पहुंच गया था। और ईरान ने ये बात, ईरान के मंत्री ने साफ साफ कही है कि हमने बाकी सब लोगों से टोल वसूला है लेकिन भारत जैसे मित्र मुल्क से हमने कोई भी टोल, कोई भी टैक्स नहीं वसूला है। भारत के झंडे देखते ही हमने शिपिंग जो लेन है वो खोल दी थी और भारत से बिना कोई टोल वसूले भारत के शिप काम पे पहुंचे हैं, भारत में पहुंचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। साथ ही साथ ईरान ने भारत को यह भी प्रस्ताव दिया है कि हम जिस तरीके से रशिया ने बहुत ही सस्ते दामों में आपको तेल दिया था, उन्हीं सस्ते दामों में ईरान भी भारत को क्या देना चाहता है? तेल देना चाहता है। तो भारत के पास ये अवसर है, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका के साथ इस तरह से डिप्लोमेटिक वे में बातचीत हो कि भारत के झंडे देख के अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी जो कमांडोज हैं वो उसको कुछ शिप को क्या करने दें? आने दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में 20 से 30% की तत्काल वृद्धि की संभावना है और आम आदमी की जेब पे सीधा असर होगा, मेरे और आपकी जेब पे सीधा असर हो जाएगा। अब आप समझिए 30% गैस बढ़ेगी या पेट्रोल बढ़ेगा तो उससे मेरी और आपकी जो प्लेट की जो इन्फ्लेशन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगी, काला बाजारी किस स्तर पर पहुंच जाएगी। और काला बाजारी की स्थिति हम सब ने हाल ही के एलपीजी जो क्राइसिस हुआ था उसमें सबने देखी है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। और बिल्कुल आप देख रहे हो कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है हमारा इंडियन रुपीज, और उसकी हालत और क्या हो सकती है अगर ये डॉलर के मुकाबले रुपया इसी तरीके से गिरता रहा तो पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान रुपीज के साथ इंडियन रुपीज को कंपैरिजन किया जाएगा। तो भारत को यहाँ पे बहुत समझदारी से काम में लेना है। हालांकि आरबीआई लगातार नए नए प्लान लेके आ रही है जिससे जो हमारा डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो स्थिर रहे, लेकिन वो सारी चीजें तभी कामयाब हो पाएंगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और वहां से तेल की आवाजाही भारत को सुचारू रूप से मिलती रहे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय नौसेना की भूमिका। हिंद महासागर में भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
ईरान और अमेरिका के पक्ष में ना झुकते हुए अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करनी होगी, जो भारत का साफ साफ स्टैंड भी रहा है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखोगे कि नेशन इंटरेस्ट सबसे पहले है, बाद में यूएसए, ईरान और बाकी सब देश है। पहले हमारे नेशन की सिक्योरिटी और हमारे नेशन का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। नाकेबंदी के दौरान चाबहार के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग बनाए रखना। आपको पता है कि पूरा युद्ध वाले की चाबहार को नहीं छेड़ा गया। अमेरिका और भारत के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका को ये पता है कि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है? इंडिया का है। इंडिया उसको ऑपरेशन कर रहा है। तो हमें इस तरीके से कुछ बातचीत करनी होगी कि चाबहार के रास्ते से जो भी ऑयल की शिप्स काम पे पहुंच रही है, भारत में पहुंच रही है, उनको कोई नुकसान ना हो। अगर ये सब चीजें होती रही हैं तो भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब यूरोप का बुरा सपना क्या है, यूरोप का नाइटमेयर क्या है, इसको समझिएगा। अगर बाब-एल मंदेब स्ट्रेट में जो ईरान कह रहा है अगर उसने वो कर दिया तो एक बहुत बुरे सपने की सच होने जैसा किसको होगा? यूरोप को होगा। इससे ये होगा कि समुद्री मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, एलएनजी की आपूर्ति में कमी हो जाएगी और रूट डाइवर्जन की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। आप सोचिए कहां बाब-एल मंदेब स्ट्रेट से डायरेक्टली पहुंच सकता था, अब पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके यूरोप में तेल पहुंचेगा या यूरोप में गैस पहुंचेगी। तो वो 1498 वाली बात अगर याद कीजिए, जब वास्को डी गामा भारत आया था तो वो इसी रूट से आया था, केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो उसी रास्ते को लेके कहां पे पहुंचना पड़ेगा? मिडिल ईस्ट में पहुंचना पड़ेगा। किसको? यूरोप को। और तेल खरीदना होगा। तो क्या इतिहास यहां पे दोहराता हुआ आपको नजर आ रहा है? तेल की कीमतों का पूर्वानुमान जो फोरकास्ट इकोनॉमिक्स द्वारा किए जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ ही समय में हम कहां पे पहुंच जाएंगे? $150 प्रति बैरल, और आगे चल के ये कहां तक पहुंच सकता है? $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। अगर क्षेत्रीय अगर रीजनल इंपैक्ट इसका देखा जाए तो एशिया की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है ऊर्जा की भारी कमी और विनिर्माण लागत में बहुत तेजी से उछाल आएगा। चाइना ने तो वो जो सप्लाई चेन है बहुत अच्छे से बना ली है, लेकिन भारत, सोचिए पहले कोविड आ गया, अब इस तरीके की अगर संकट आते रहेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें काफी बड़ा झटका लगेगा। तो हमारे लिए जोखिम स्तर क्या है? सबसे ज्यादा अधिक आपको देखने को मिलेगा। अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो सर्दियों में गैस की किल्लत और औद्योगिक मंदी आपको देखने को मिल सकती है। तो यूरोप में भी अच्छी खासी रिस्क देखने को मिल रही है। उत्तरी अमेरिका की अगर अपन बात करें, स्पेशली यूएसए की अगर अपन बात करें, तो निर्यात मुनाफा और डॉलर का दबदबा रहेगा। तो जोखिम तो कुछ है नहीं, दोनों ही हाथों में यूएसए के क्या नजर आ रहे हैं? लड्डू नजर यहां पे आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित हो रही है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। यूएसए और ईरान बिना दुनिया की देखे, बिना दुनिया की और देखे, केवल अपने ईगो पे अटे हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब लोग जानते हैं कि वो किस तरीके के नेता हैं। उन्होंने तो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे अपनी इमेज भी एज ए जीसस क्राइस्ट पोर्ट्रेट कर दी है। तो वो तो अपने आप को क्या मानने लग गए हैं? उनको लगता है कभी कभी वही भगवान है। तो इस तरह की मेंटालिटी से जब डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया का क्या होगा? ये पूरी दुनिया एक रिसेशन की तरफ जा रही है, बहुत हाई इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, ऊर्जा संकट की ओर जाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बात कि सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।